हेलो एवरीवन। अब हम इस क्लास में बचे हुए स्मॉल कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा एंट्रेंस फीस का। हमने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। सब्सक्रिप्शन का यानी इनकम अकाउंट, एक्सपेंस का जिसमें सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कुछ भी। थर्ड हमारा कंज्यूमेबल का, और चौथा हमारा डोनेशन का पॉइंट हो गया, जिसमें स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, स्विमिंग पूल फंड या किसी भी टाइप का जो आपको पता है वो सारे मैंने डिस्कशन करी थी। उसके बाद अब बात आती है, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस फीस पे। एंट्रेंस फीस होती क्या है? देखो, जब भी कोई नया मेंबर एनपीओ में आता है, जब कोई नया मेंबर बनता है तो उसे एंट्री फीस देनी पड़ती है, उसको एंट्रेंस फीस बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, आपको एंट्रेंस फीस बार बार मिलेगी या एक ही बार मिलेगी? अब प्रैक्टिकली सोच के देखें, आपको एंट्रेंस फीस सिर्फ एक ही बार मिलेगी, लेकिन उस मेंबर से एक बार मिलेगी ना, क्योंकि एंट्री तो एक ही बार होती है। लेकिन बार बार नए मेंबर जब एंट्री करेंगे तो उनसे तो बार बार मिलती ही रहेगी ना। देखो, मान लो ए आया एक दिन, किसी दिन उसकी एंट्री, फिर बी आया, फिर सी आया। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिकर कर रही है बार बार, रिकरिंग इनकम है। सोच के देखो ना, मतलब दोनों पॉइंट आते हैं। मिलनी एक ही बार है, लेकिन एक पर्सन से एक बार मिलनी है, फिर दूसरे पर्सन से भी एक बार मिलनी है। अगर एनपीओ में एक साल के अंदर 15-20 मेंबर्स ऐड होते हैं तो सभी से एक एक बार तो मिलेगी ना। मतलब हमारे लिए एनपीओ के पास तो 20 बार आई ना वो एंट्रेंस फीस, इस हिसाब से तो वो कैपिटल रिसिप्ट होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कभी कभी होने वाली इनकम होती है ना, वो जो कभी कभी होती है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। जो बार बार होती रहती है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब आप खुद सोचें, कैपिटल रिसिप्ट या रिवेन्यू रिसिप्ट? दोनों कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि चेक करो ना, आप खुद देखो। मैं ये बोलता हूँ कि आपको एक पर्सन से एक ही बार मिलनी है, मतलब वैसे तो एंट्रेंस फीस उससे एक ही बार मिलनी है, इस हिसाब से तो कैपिटल रिसिप्ट है, एक ही बार ही तो मिलेगी। लेकिन बार बार अलग अलग पर्सन से तो मिलती ही रहेगी ना, उस हिसाब से रिवेन्यू रिसिप्ट है। अब सीबीएसई का क्या ट्रीटमेंट है? सीबीएसई ये कहता है कि आप एंट्रेंस फीस को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो आप इसको क्या माने? आप इसको माने रिवेन्यू रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखा दें, ठीक है। जबकि सीए फाउंडेशन के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है? सीए फाउंडेशन में इसको पहली प्रेफरेंस कैपिटल रिसिप्ट की दी जाती है, ठीक है, उसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में टू एंट्रेंस फीस मान लेते हैं 50,000 कर लिया, ठीक है। ईयर मैंने लिखा वैसे ही बस, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट की ये रिसिप्ट साइड है ना, ये पेमेंट साइड होती है, ये रिसिप्ट साइड है। 50,000 रुपये मिल रही है, ठीक है। नो इन्फो अवेलेबल, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अगर कह रखा है टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स, %30 ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी treated as capital receipt, ठीक है। अब बात ये आती है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, चारों में आपने ट्रीटमेंट करना है। मैंने आपको बोला है क्वेश्चन साइलेंट है, तो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट क्या है आप ये बताएं। सीबीएसई की रिक्वायरमेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, मतलब बार बार होती है ये इनकम, एक पर्सन से एक बार होती है, मतलब बाकियों से तो होती है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली सिचुएशन में यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन हो गया, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाय एंट्रेंस फीस लिख दूंगा 50,000। ये कौन सा केस था? केस नंबर 1। केस नंबर 2 में मैं क्या करूँगा? सेम एज केस 1। अगर क्वेश्चन में स्पेशली ही रिवेन्यू रिसिप्ट बोल रहा है तो भी क्या दिक्कत है? साइलेंट रहता तब भी रिवेन्यू रिसिप्ट ही मानना था, तो सेम सिचुएशन। थर्ड, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अब मैं क्या करूंगा, इसको रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में मेरे पास ऑप्शन है। पहले मैं आपसे एक बात और भी कर लूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो भी हमारी 3 क्लासेस थी फंड्स के ऊपर, डोनेशन के ऊपर, डोनेशन की बात नहीं करता, डोनेशन तो एक पार्ट था। मुझे एक बात बताएं, जब आपको एंट्रेंस फीस मिली है, क्या वो कोई आपको डोनेशन तो है नहीं, वैसे मेंबर से पैसा मिला है ना, कोई वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा तो मिला नहीं है। जनरल पैसा है, जनरल पैसा कहाँ जाता है? जनरल फंड में। जनरल फंड का मतलब क्या है यहाँ पे? कैपिटल फंड। चाहे आप इसको सेपरेट आइटम दिखा लें बैलेंस शीट में, अलग से सिर्फ एंट्रेंस फीस लिख दें तो भी चलेगा, चाहे आप इसको कैपिटल फंड में ऐड कर लें तो भी चलेगा। मतलब मुझे नहीं पता क्वेश्चन में कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड जो भी है उसमें एंट्रेंस फीस ऐड कर दें, क्योंकि ये आपका फ्री पैसा है। फ्री का मतलब पता है क्या है? फ्री है, किसी भी की ओब्लिगेशन से फ्री है, मतलब इसके ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि भाई इस पैसे को इसी पर्पस के लिए लगाना है। तो इसीलिए मैं इसको एंट्रेंस फीस को इसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो 50,000 ऐड होकर जो भी टोटल आएगा वो लिख देंगे। ये हमारा थर्ड ट्रीटमेंट था। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या कह रखा है? देखो, कह रखा है कि ना 30% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, कैपिटल रिसिप्ट मानना है, मतलब बाकी तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। तो केस नंबर 4 के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बाय एंट्रेंस फीस ये लिखी जाएगी हमारी कितनी? 50,000 का 30% तो कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब 70% रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में मैं एंट्रेंस फीस ऐड कर दूंगा। 50,000 का 70% यहाँ पे और 30% को हमने कैपिटल रिसिप्ट मानना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे को चारों ट्रीटमेंट पता लग गए। साइलेंट है तो रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सेकंड में भी सेम एज केस 1। और बैलेंस शीट में हमें कहाँ पे दिखाना है? देखो, कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो बैलेंस शीट में हमारे लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। जनरल पैसा जनरल फंड में जाता है और कैपिटल फंड जनरल फंड है। हालांकि आप इसको अगर लिखना चाहो ना एंट्रेंस फीस को अलग से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारा स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने कितना लिखा? 30% को हमने कैपिटलाइज कर दिया 15,000 और बाकी 70% हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारा एक और स्मॉल कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगले स्मॉल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइव मेंबरशिप फीस का। देखो, आपने पिछला पॉइंट जो पढ़ा था वो एंट्रेंस फीस का था। एंट्रेंस फीस का मतलब क्या है? आप मेंबर बन रहे हैं, आपको एंट्री दे रहे हैं अपने एनपीओ के अंदर, तो आपको कुछ एंट्री फीस देनी पड़ेगी। एंट्रेंस जो एंट्री फीस थी वो सीबीएसई का ट्रीटमेंट क्या है? क्वेश्चन साइलेंट में आपको रेवेन्यू रिसिप्ट माननी है, जबकि सीए फाउंडेशन में इसको क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, लाइव मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस होती क्या है? देखो, कई बार पता है क्या होता है, कई लोग मेंबर्स जो बनते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो ना ये चाहते हैं कि ना मेरे को बार बार सब्सक्रिप्शन ना देनी पड़े, वो एक ही बारी में लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हैं और एक ही बारी पैसा दे देते हैं। एक ही बारी पैसा दे देंगे। अगर मान लो उनको पता है कि यार देखो मेरी आज अपना अंदाजा लगा लेते हैं, हालांकि मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अगर आप सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे ना, मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन देता, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि ट्रीटमेंट आपका सिंपल सा डिस्कस कर रखा है इन्होंने। देखो क्या कह रखा है, लाइव मेंबरशिप मान लो एक मेंबर बना जो 50 ईयर्स जिसकी एज थी, उसको लगता है कि भाई मैं अपने हिसाब से अंदाजा लगा ले, मान ले वो, या एनपीओ भी अंदाजा लगा ले कि भाई इसकी लाइफ 40 साल और होगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये इससे मिलेंगे इसकी लाइफ टाइम तक, क्योंकि 90 ईयर मान लो अगर इसकी एज होगी, आज 50 का है तो 40 साल तक 40,000 रुपये, 1,000 रुपये पर मंथ पर ईयर देगा यहाँ। अब वो 40,000 रुपये जो हैं उसको लगता है कि मैं बार बार पैसे नहीं देता, मैं ना लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता हूँ एक ही बारी, बार बार देने का पंगा खत्म। उसने जितने भी पैसे दिए, वो चाहे 35 दिए चाहे 45 दिए, मिलने एक ही बार है ना, बार बार तो नहीं मिलने। मुझे एक बात बताओ, अब एक ही बारी पैसा मिलना है, एक पर्सन से एक ही बारी पैसा मिलना है, और लाइफ मेंबरशिप फीस देने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते। कहीं आप सोचें एंट्रेंस फीस की तरह हर एक जो दूसरा बंदा आएगा उससे मिलता रहेगा, इस हिसाब से आपने सोचा कि रिकरिंग है। मतलब मैंने ऐसे बोला था ना आपको कि एक पर्सन से एक ही बार मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों से तो बार बार मिलेगी ना एंट्रेंस फीस। ठीक है, समझ रहे। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसे नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ मेंबरशिप फीस इकट्ठी दे देते हैं। उसके बाद वो लमसम देने के बाद ना उनका पैसे देने का पंगा खत्म, फिर वो मेंबर रह जाते हैं, बस उनको सब्सक्रिप्शन नहीं देनी पड़ती, एक ही बारी पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है।
इसके ऊपर कोई पैसे पे कंडीशन नहीं है। देखो सीधी सी बात है, जहाँ कंडीशन हुआ स्पेसिफिक फंड, इस पैसे पे कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है। चाहे तो इसको, अब ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है, ऑप्शन क्या है, चाहे इसको कैपिटल फंड में ऐड कर लो, चाहे अलग से लाइफ मेंबरशिप फीस दिखा दो। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बोलूँ ऑप्शंस हैं, ये भी सीबीएसई का ट्रीटमेंट है। अगर फाउंडेशन की बात करूँ कुछ और ट्रीटमेंट कहता है, वो तो ये कहता है, आप सुनना नॉलेज की बात, लाइफ मेंबरशिप फीस को ना 3 तरीके से 3 मेथड्स बता रहे हैं, उनमें से कोई एक अडॉप्ट कर लेना। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, जैसे वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ करते थे, धीरे धीरे पीएनएल से राइट ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से राइट ऑफ होंगे, वैसे ये धीरे धीरे इनकम में जाते हैं। जैसे जिसकी लाइफ है, अब मान लो जिसकी लाइफ मान के चलो 40 साल मानी है उसने आगे की लाइफ, तो वो क्या करेगा, 40,000 मिले, हर साल 40 में से 1,000 निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे, फिर 39 रह जाएंगे, फिर इसी तरीके से घटा करते करते हमारे कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होते जाएंगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में एक ही ट्रीटमेंट है, कहता है कोई, मतलब पहली बात है स्पेसिफिक फंड तो है नहीं, अलग दिखाना है दिखा लो, नहीं तो बेशक कैपिटल फंड में ऐड कर दो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में टू लाइफ मेंबरशिप फीस दिखी, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? लाइफ मेंबरशिप फीस मान लो 1 लाख रुपए मिली है, सीधा आपके पास सॉल्यूशन इसका क्या है, बैलेंस शीट में दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो नाम ही नहीं आना, ये सीबीएसई का ट्रीटमेंट है, आपने यही करना है। क्या करोगे, कैपिटल फंड में चाहे दिखा दो, चाहे अलग से दिखा दो, मैं चाहे अलग से दिखा देता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस कितने रुपए, 1 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड, बस बात करो, चाहे उसमें ऐड कर दो, क्योंकि स्पेसिफिक फंड तो है नहीं, ये जनरल फंड ही है। ठीक है, तो मेरा स्मॉल कॉन्सेप्ट में एक छोटा कॉन्सेप्ट और भी हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 6 था ये। ठीक है, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ ऐसे ही। देखो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंडोमेंट फंड। देखो इसका क्या मतलब होता है, कई बार पता है क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो वसीयत लिख के चले जाते हैं और कहते हैं इस पर्टिकुलर चैरिटी को मैं डोनेट कर दूंगा, मेरी जिंदगी तक मेरी है, उसके बाद इसकी हो जाएगी, ऐसा ये जीते जी भी दे के चले जाते हैं, गिफ्ट के तौर पे चैरिटी में दे देते हैं, एनपीओ में दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ना ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ ना, कंडीशन देखो, कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो पैसे को कहीं यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है, वो मैं आपको और एक्सप्लेन करके बताऊं कि देखो आपको ना पैसा मिला एंडोमेंट फंड का, वो ये कहते हैं कि इस पैसे को कहीं खर्चना भी नहीं है। ठीक है, कहीं भी इस पैसे, भाई हम नहीं बता रहे, जिस बंदे ने वसीयत बनाई वो ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मैं बताऊंगा आपको किस पर्पस के लिए खर्च करना है, वो कहता है नहीं, मैं कोई खर्चा नहीं बोल रहा आपको करने के लिए, भाई आप बिल्डिंग खरीदो या कोई मैच फंड पे खर्चा करो, प्राइज फंड पे खर्चा करो, मैं नहीं बोल रहा। उस बंदे ने कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन ना उसने जब बोला ना एंडोमेंट फंड है, इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि मैंने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई ना, लेकिन आपको क्या करना है, जो इससे जो पैसा आएगा, जो एंडोमेंट फंड है, इसका जो पैसा आएगा, उससे आने वाली जो इनकम है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। आपने इस पैसे को संभाल के रखना है और जो जिससे कमाई होगी ना उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाना है। मतलब मैं आपको बोलूं, आपके पास 1 लाख रुपए का एंडोमेंट फंड आया, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में था, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में रिसिप्ट आती है ना, तो 1 लाख रुपए का एंडोमेंट फंड आया, आपने उसको ऐसे ही कहाँ पे दिखा देना है, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सेपरेट आइटम दिखाना है। मैंने इंटरेस्ट फीस में क्या बताया था, इंटरेस्ट फीस में मैंने क्या बताया था, कहा था कि आप उसको चाहे कैपिटल फंड में ऐड कर ले, चाहे अलग से दिखा ले, दोनों ऑप्शन थे, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड नहीं था। लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए भी यही बोला, चाहे आप कैपिटल फंड में ऐड कर ले, चाहे अलग से दिखा ले, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस अलग से दिखाना चाहते हो तो दिखा लो। एंडोमेंट फंड को दिखाना ही अलग से पड़ेगा, उसको मैं जनरल फंड भी नहीं बोल सकता, स्पेसिफिक फंड भी नहीं बोल सकता, दोनों के बीच में है। रीजन क्या है, जनरल इसलिए नहीं बोल सकता, देखो पहले मैं बोलता हूँ कि स्पेसिफिक किस लिए नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन ने पैसा दिया उसने कंडीशन नहीं लगाई, उसने ये कहा है कि जो इससे कमाई होगी ना उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, उसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर मान लो ध्यान से सुनना, आपको ना 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए, आप एनपीओ हो, आपको 5 लाख रुपए मिले किसी से, उसकी वसीयत के नाम के 5 लाख रुपए दे दी, कहता है 5 लाख रुपए ऐसे कैसे संभाल के रख लो, एफडी करवा दो चाहे इसकी, इस पैसे को हाथ मत लगाना, पड़े रहने दो ये पैसा, इससे जो कमाई आएगी ना, जो एनपीओ का खर्चा आता है ना, जो मेन खर्चा, जैसे मान लो कोई भी खर्चा लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कहता है इस खर्चे में से निकाल देना, मतलब किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उससे आने वाली कमाई
एंडोमेंट फंड यूज नहीं हो रहा, उससे आने वाली कमाई यूज हो रही है। किस पर्पस के लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंडोमेंट फंड खुद यूज नहीं हो रहा, वो तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। इसीलिए हम एंडोमेंट फंड को कहाँ पे दिखाएंगे? सिर्फ सेपरेट आइटम दिखाएंगे। वो खुद अपने आप में स्पेसिफिक फंड नहीं है, लेकिन जो उससे होने वाली कमाई है ना, वो स्पेसिफिक फंड है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको पता होना चाहिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे? सेपरेट आइटम में। लिखने का कोई फायदा नहीं है। रिसिप्टेंट पेमेंट के डेबिट में आएगा एंडोमेंट फंड, तो इसको मैं कहाँ दिखा दूंगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लेकिन डिफरेंस समझना, ये जनरल फंड भी नहीं है, ये स्पेसिफिक फंड भी नहीं है। क्योंकि जनरल फंड तो तब होता है ना जब मैं इसको किसी पर्पस के लिए भी यूज कर सकता। ये तो पैसा फंस गया ना, मैं इसको जनरल बोल सकता ना मैं इसको स्पेसिफिक बोल सकता, क्योंकि इससे खुद अपने आप में तो जनरल फंड है, लेकिन उससे हम उसको यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें उसकी कमाई को खाना है, उसको खुद को नहीं खाना, पैसे को, मूल को नहीं खाना, उसके ब्याज को खाना है। किस पर्पस के लिए? वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल दिया, तो आप बात को समझे। बस आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना कि इनकम आएगी तो क्या करेंगे। आपके लिए ट्रीटमेंट क्या है? एंडोमेंट फंड आएगा, आप उसको सीधी सीधी सेपरेट आइटम दिखा देंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ये आपका था कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीगेसी का। अब जो पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसकी विल में लिखा हुआ था कि ये मैं पैसा एक पर्टिकुलर एनपीओ को देके जाऊंगा। विरासत थी, उसकी विरासत किसके पास चली गई? एनपीओ के पास। जबकि आपने जो एंडोमेंट फंड पढ़ा है वो क्या था? वो पैसा पर्सन ने ना जीते जी ही उसमें से अपना कुछ हिस्सा क्या कर दिया? एनपीओ को दे दिया, मतलब अपनी वसीयत में से दे दिया, वसीयत में से पैसा दे दिया। ये क्या था? विरासत में मिला। विरासत और वसीयत में फर्क क्या है? एंडोमेंट फंड क्या है अपने आप में? एंडोमेंट फंड क्या है? वो हमारी वसीयत है किसी पर्सन की जो हमें एनपीओ को मिल रही है। और विरासत का मतलब क्या है? जब पर्सन की डेथ होगी और उसने विल में लिख रखा था कि मैं इस पर्टिकुलर एनपीओ को देके जाऊंगा, तो वो क्या है? हमारी विरासत है, जिस पर्सन ने लिखा और एनपीओ को मिली। देखो दोनों में फर्क क्या है। जब उस पर्सन ने वसीयत लिखी थी, जब भी लिखी थी, वसीयत में लिखा था, जब एंडोमेंट फंड की बात आ रही है, तो वहाँ पे क्या लिखा था उसने कि भाई मैं ये 5 लाख रुपए हैं ये दे रहा हूँ, इसके होने वाली कमाई को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना। एक बात, वो एंडोमेंट फंड था। वो पैसा ना स्पेसिफिक फंड में काउंट हुआ ना जनरल फंड में काउंट हुआ। अब बात आती है लीगेसी की। लीगेसी क्या है? पर्सन ने अपनी डेथ होने से पहले अपनी विल में लिख दिया था कि ये मेरी विरासत है, ये किसको जाएगी? इस पर्टिकुलर एनपीओ को जाएगी। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कहाँ पे दिखाओगे? चाहे आप उसको कैपिटल फंड में ऐड कर लें, चाहे अलग से सेपरेट आइटम दिखा लें, लेकिन वो स्पेसिफिक फंड नहीं है, जनरल फंड है। क्या ट्रीटमेंट होगा? रिसिप्टेंट पेमेंट के डेबिट में जो लीगेसी आएगी कहाँ पे दिखाई जाएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, चाहे कैपिटल फंड में ऐड करो चाहे अलग से दिखाओ। ठीक है। अब हमारे कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 8, जिसमें एंट्रेंस फीस की बात आई, एंडोमेंट फंड की बात आई, लाइफ मेंबरशिप फीस की बात आई, और चौथी किसकी? लीगेसी की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चारों के चारों ट्रीटमेंट जो हैं समझने के थे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट आपको पता है क्या है? कि आप उसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे जनरली, तो स्पेशली बोलेगा तो कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, लेकिन स्पेसिफिक फंड नहीं है। अगर कैपिटल रिसिप्ट भी मानेंगे तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो चाहे अलग से दिखा दो, अगर नहीं तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। दूसरी बात, अगला पढ़ा हमने लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या करेंगे? हमें जो ये फीस मिलेगी लाइफ मेंबरशिप, ये हमें किससे मिलती है? एक पर्सन क्या करता है, अपना लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाता है, कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको कैपिटल फंड में चाहे ऐड कर दे चाहे अलग से दिखा दे। तीसरा थी बात एंडोमेंट फंड की। एंडोमेंट फंड का क्या करेंगे? ना ही वो स्पेसिफिक फंड है ना ही जनरल फंड है, क्योंकि उससे मिलने वाली जो कमाई है उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। एनपीओ के ऊपर ये कंडीशन लगा दी, इस पैसे को तो यूज कर ही नहीं सकते, उससे होने वाली कमाई को एक स्पेसिफिक पर्पस पे यूज किया जाएगा। ठीक है। और चौथा हमने क्या पढ़ा? लीगेसी पढ़ा। लीगेसी क्या है? पर्सन जिसकी डेथ हुई थी उसने विल में अपने लिख रखा था, ये एनपीओ को मिल गया पैसा, एनपीओ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कैपिटल फंड में ऐड कर दे चाहे अलग से दिखा दे, लेकिन स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये जनरल फंड है। ठीक है। तो मैंने आपको कितनी बातें बता दी अब तक? 4 बातें इस क्लास में डिस्कस की हैं, मतलब एक ही क्लास के अंदर आपके 4 छोटे छोटे कंसेप्ट हो गए हैं, जबकि इससे पहले आपने कितनी क्लासेस ले ली हैं? 12 क्लासेस ले ली हैं छोटी छोटी बातों पे। मतलब बड़ी बातें थी वो तो खैर, इन छोटी बातों पे हमने सिर्फ एक ही क्लास में निपटा दिया। अभी भी 1-2 छोटे छोटे पॉइंट है वो भी डिस्कस करने हैं। देखो हमारा लास्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है। अब देखो, आपने ना ओल्ड मशीनरी को बेचा है, रिसिप्टेंट पेमेंट के डेबिट में आपके पास 50,000 रुपये आए हैं। ठीक है, 50,000 रुपये आए आपके पास। अब उस ओल्ड मशीनरी को जो बेचा है वो 50 की बिकी है, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उस दिन?
उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल की जगह सिर्फ कॉस्ट लिख देता हूँ, ओरिजिनल में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जब खरीदी तब की कॉस्ट बोल रहे हैं। मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ उसकी 60,000 रुपये की, 60 वाले को 50 में बेचा। पहली बात तो ये बताओ, आप कन्फ्यूजन में ये मत रहना कि 50,000 आए तो वो 50,000 रुपये की इनकम हो गई। ये देखो ना, आपकी एसेट तो 60 वाली चली गई, बल्कि 10,000 का लॉस हो गया आपको। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखेंगे 10,000 रुपये, बल्कि 60,000 रुपये की एसेट्स थी, 50 में बिकी है, 10,000 का लॉस हो गया। अब मशीनरी हमारे पास बुक में पड़ी थी 5 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। 10% हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट में इस मशीनरी की वैल्यू कितनी है? आपकी एसेट्स 5 लाख की थी, लेकिन उसमें से 60,000 की कॉस्ट वाली है। ये मत कहना कि 50,000 की कॉस्ट वाली है, वो तो 50 में बिकी है। कितने की कॉस्ट थी? 60 वाली। मतलब सबसे पहले तो मैं जो सेल हुई है 5 लाख में से, कॉस्ट ऑफ कार कह रहा हूँ, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी कितने की कॉस्ट वाली बिकी है? 60,000 वाली। कितने की बची पड़ी है? 440 वाली। पहले तो ये देखना, और 10,000 का लॉस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 10%, 44,000 रुपीज़, और बाकी आपके पास आ जाएंगे 3,96,000 रुपये। इस 44,000 को यहाँ पे भी लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 44,000 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े क्वेश्चन में लगता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, तो भूलना मत, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप समझो कि 50,000 रुपये बेची है, 60,000 कॉस्ट थी, तो 10,000 रुपये का लॉस। दूसरा, मशीनरी 5 की थी, जिसमें से 60,000 की कॉस्ट वाली चली गई, तो 440 की बची पड़ी है, और उसके ऊपर 10% 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू आ गई उसकी 3,96,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सारे छोटे कंसेप्ट करवा दिए, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बात और, अब आपके बुक के जो भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाने चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता रखे थे वैसे कि ये हो जाएंगे, वो सारे हो जाने चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास से बड़े क्वेश्चंस, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको इतना छोटे क्वेश्चंस में इतना ट्रेंड कर दिया है, पक्का बता रहा हूँ, अगर आप सही में अच्छे से समझ चुके हैं ना ये सारी चीज़ों को, आपको मुझे मैक्सिमम ना 2 क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, वो भी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन तो समझाने के लिए, दूसरा प्रैक्टिस के लिए। पक्की बात, आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ मुझे उनकी एडजस्टमेंट छोटी छोटी रीड करने के लिए क्लास लगानी पड़ेगी एक आधी, कि एडजस्टमेंट में कहीं दिक्कत हो जाए, नहीं तो आपका कंसेप्ट जो है 13 आपके है ना ये वीडियोस, 13 शेयर वीडियो, इसके बाद आपके पास 3 वीडियो में आपका पक्की बात है चैप्टर हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ से हो जाएगा, कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे, बाकी आपने खुद करने होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बड़े क्वेश्चंस ही स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।